Hello everyone, I hope you are fine. So today we are going to discuss about the famous three judges case, the first judges case, the second judges case and the third judges case. इन तीनों जजेस केस जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग रिवॉल्व करते हैं और कैसे आफ्टर ईच एंड एवरी केस a new process was invented and after the third judge's case a new system was created which is known as collegian system. तो पहले ये केस के बैकग्राउंड समझते हैं, ये केस ओरिजिनेट क्यों है. तो आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करते हैं विथ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट. अब इस आर्टिकल के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है कंसल्टेशन, और ये कंसल्टेशन को क्लैरिटी नहीं दी गई है कि वेदर दिस कंसल्टेशन इज़ बाइंडिंग और नॉट. तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल दे हैव यूज्ड दैट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. बट ये कंसल्टेशन बाइंडिंग नेचर का है या नॉन बाइंडिंग नेचर का है, इसकी क्लैरिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, और यही क्वेश्चन जुडिशरी के सामने आया. सो बेसिकली लेम लैंग्वेज में समझते हैं तो एक एंटिटी है गवर्नमेंट, राइट, और दूसरी हम अभी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम सीजीआई कंसिडर करते हैं. तो किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई का ओपिनियन मांगा जाता है. अब वो सीजीआई के ओपिनियन के दो सिनारियोज हो सकते हैं, एक तो कि वो बाइंडिंग नेचर का हो और दूसरा कि वो नॉन बाइंडिंग. बाइंडिंग में क्या है कि गवर्नमेंट को जो भी रिकमेंडेशन है उसको मानना ही होगा. नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि जो भी रिकमेंडेशन सीजीआई ने दिया है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट करे या चाहे तो उसे नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है. तो प्रोसेस क्या थी थ्री जजेस केस हुए उसके पहले. सबको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, राइट. बट जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें सीजीआई का ओपिनियन होता है, वो नॉन बाइंडिंग होता है. प्रोसेस बहुत सिंपल हुआ करती थी पहले कि लॉ मिनिस्ट्री वैकेंसी आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट किया जाता है. बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस है वो बस रिकमेंडेटरी नेचर की होती है. उसके बाद वो जो भी लिस्ट होती है उस लिस्ट में से प्राइम मिनिस्टर फ्यू नेम्स है वो प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जजेस को. तो प्रॉब्लम क्या थी. सो बिटवीन 1950 टू 1981 गवर्नमेंट चेंज हो रही थी और जो नई गवर्नमेंट आ रही थी वो अपना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे डाल रही थी. अब इसका क्या हुआ रिजल्ट कि जजेस है वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जजमेंट देने लगे, और इसके फ्यू एग्जांपल ये हुए कि जो जजेस है सीनियर उनको प्रमोट न करते हुए किसी जूनियर को प्रमोट कर दिया उनकी सीनियरिटी पे. और दूसरा केस हो गया सबसे बड़ा कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 1975 में, तब जजेस की मास ट्रांसफ़र हो गई, और उसके पीछे का बैकग्राउंड ये था कि जो जजेस करंट रूलिंग पार्टी के फेवर में, मतलब तब की कांग्रेस गवर्नमेंट के फेवर में थे, उनको फेवरेबल जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, और जो जजेस उनके फेवर में नहीं थे या तो उनकी आइडियोलॉजी और उनके वर्किंग के साथ सहमत नहीं थे, उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया. और ये सब एक एक अलग अलग इश्यूज़ को मिला के एक नया केस ट्रिगर हुआ जिसको हम जानते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से या फर्स्ट जजेस केस के नाम से. अब फर्स्ट जजेस केस में हुआ तो ये था कि जुडिशरी से क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए ये केस फाइल हुआ था दैट वेदर गवर्नमेंट हैज़ सुपरसीडिंग कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस. अब इसमें हुआ क्या कि तब के जो बेंच थी उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में रिलीज़ किया. तो उसके की पॉइंट्स ये थे, उन्होंने अग्री किया दैट कंसल्टेशन इज़ नॉट कॉन्करेंस, मतलब किसी एक दूसरे को सुपरसीड नहीं कर रहा, बट एग्जीक्यूटिव हैज़ प्राइमेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, मतलब एग्जीक्यूटिव के ओपिनियन को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो भी रिकमेंडेशन है होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा. और ये जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और इस जजमेंट के पीछे रैशनल क्या दिया गया है दैट जजेस अगर खुद को अपॉइंट करेंगे तो एक रॉन्ग मैसेज देगा, क्योंकि अगर जजेस खुद को अपॉइंट करने लगे तो फेवरिज्म या नेपोटिज्म के चांसेस बहुत ही हाई हो जाएंगे. जो उनका रैशनल कई हद तक सही भी था कि अगर एक कैडर अगर खुद को मैनेज करे तो वो कैडर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इशू क्रिएट हो सकते हैं. तो ये रैशनल था. और दूसरा रैशनल ये था कि दैट सिंस एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, उनके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए ना कि जुडिशरी के पास, राइट. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ. इम्पैक्ट हुआ कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो थी वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई. इसका मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफ जुडिशरी पे कंट्रोल करने लगा और उनके अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र पे
उनकी पावर्स बढ़ गई और इसके रिजल्टेंट में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया अपॉइंटमेंट्स में। तो बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, पिलर 1, पिलर 2 एंड पिलर 3। पिलर 1 क्या है? एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट। दूसरा पिलर क्या है? लेजिस्लेचर। और तीसरा पिलर है जुडिशरी। अब फर्स्ट जजिस के केस में एग्जीक्यूटिव सुपरसीड करने लगा जुडिशरी में, जबकि डेमोक्रेसी का जो भी वेट है वो 3 पिलर को इक्वली झेलना है। ना कोई एक पिलर किसी और पिलर से इम्पोर्टेंट है और ना ही कोई एक पिलर किसी और पिलर से छोटा है। ईच ऑफ द 3 पिलर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब जब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे ओवरवेट होने लगा तो जुडिशरी में ऑब्वियस है कि एक क्रैक जनरेट होगा और जैसे ही क्रैक जनरेट होता है डेमोक्रेसी विल डेफिनेटली फॉल, जो हम अभी पाकिस्तान में देख पा रहे हैं, राइट। सेम चीज़ इंडिया में हो सकती थी अगर जुडिशरी ने अपने आप को करेक्ट नहीं किया होता। उसके बाद हुआ सेकेंड जजिस केस, क्योंकि फर्स्ट जजिस केस में इट वॉज एक्सट्रीमली क्लियर दैट रूलिंग वॉज इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट और इसी चीज़ को वापस चैलेंज किया गया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उसमें कोर्ट के की फाइंडिंग्स ये थे दैट कंसल्टेशन एक्चुअली मीन्स कॉन्करेंस, मतलब कंसल्ट कर रहे हो तो कॉन्करेंस हुआ सीजीआई का। मतलब अगर सीजीआई कोई रिकमेंडेशन दे रहा है तो वो बाइंडिंग होगा, मतलब पहले प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव को दी थी गई, अब वो प्राइमेसी जुडिशरी को दे दी गई, राइट। और उससे बॉर्न हुआ कॉलेजियम सिस्टम। और पहले का कॉलेजियम सिस्टम ये हुआ करता था अकॉर्डिंग टू 1993 केस दैट CGI plus 2 senior most judges of Supreme Court would appoint the judges of the High Court और Chief Justice of High Court, right। इसके पीछे का रीजनिंग ये था कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड था दैट एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी कैन लीड टू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सो समझने की कोशिश करते हैं ये जो रैशनल है सेकेंड वाला, ये भी अपने आप में एक इनकम्प्लीट रैशनल है, क्योंकि ये डबल एज स्वॉर्ड है। एक बाजू आप कहते हो कि अगर कैडर अपने आप को रेगुलेट करता है तो उसमें फेवरिज्म और नेपोटिज्म होने के बहुत अच्छे चांसेस है और जो भी हो भी रहा है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है तो उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है। तो इनका आर्ग्यूमेंट भी गलत था और पहले वाले केस में भी आर्ग्यूमेंट गलत था। इसका कोई सॉल्यूशन आज तक आया नहीं है, आज तक जुडिशरी कॉलेजियम सिस्टम से ही चलती है। तो ये रैशनल तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये रैशनल कोर्ट का था, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, राइट। उसके बाद हुआ थर्ड जजिस केस, जो एक्चुअली केस नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है अंडर आर्टिकल 143। सो आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट टू आस्क द CGI रिगार्डिंग सम क्लैरिफिकेशन, और इस क्लैरिफिकेशन को कहा जाता है स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, आपने तो कुछ चीज़ें ही स्पेसिफाई की है, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, इसमें आप क्लैरिफिकेशन दो कि क्या प्रोसेस रहेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और कॉलेजियम अगर आप कंडक्ट मतलब बना भी रहे हो तो वो कैसे फॉर्म करोगे, उसके बेसिस क्या है। तो बेसिकली उन्होंने ये स्पेसिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पहला तो कॉलेजियम सिस्टम की जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज़ कर दी, पहले 3 थी CGI plus 2, अब उसको इंक्रीज करके CGI plus 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सेकंड ये कहा कि फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स CGI plus 4 जजेस की एक कॉलेजियम बनेगी जो इनके अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करेगी। दूसरे मेजर क्लैरिफिकेशन ये दिया कि CGI का ओपिनियन है वो इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है, नॉट एन इंडिविजुअल ओपिनियन। मतलब CGI अगर कोई रिकमेंडेशन दे रहे तो वो जुडिशरी रिकमेंड कर रही है, ना कि CGI एज अ पर्सन रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये वर्ड का मतलब पूरा चेंज हो गया, इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन, राइट। उसमें एक और क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इन कॉलेजियन इफ 2 जजेस डिसेंट CGI शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन। मतलब वो कॉलेजियम में कोई अगर 2 जज सहमत नहीं है किसी भी डिसीजन पे तो उस रिकमेंडेशन को CGI सेंड नहीं कर सकते, राइट। एंड एग्जीक्यूटिव कैन आस्क द कॉलेजियम टू रिकंसिडर वंस, बट इफ कॉलेजियम रीइटरेट्स डिसीजन इज बाइंडिंग। मतलब एग्जीक्यूटिव कॉलेजियम से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपने जो भी रिकमेंडेशन दिए है आप एक बार इसके ऊपर सोचिए, बट अगर कॉलेजियम फिर से वही सेम रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को वापस भेजता है
तो वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है, गवर्नमेंट को उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट कॉलेजियम सिस्टम वॉज फुल्ली एस्टैब्लिश्ड, और उसका जो मैकेनिज्म है ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र वो भी स्पेसिफाई हो गया। तो एक पूरी समरी क्या है, तो फर्स्ट जजिस केस लार्जली डील्स विद द कंसल्टेशन वॉज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। इसका मतलब पहले जजिस केस में पूरा जजमेंट फेवर किया गया था एग्जीक्यूटिव को, और ये कहा गया था कि कंसल्टेशन इज़ नॉट कॉन्करेंस और सीजीआई का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है, राइट, इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन। सेकेंड जजिस केस का आउटपुट ये था कि कंसल्टेशन इज़ इक्वल टू कॉन्करेंस, मतलब सीजीआई का जो भी रिकमेंडेशन है वो कॉन्करेंट है और वो बाइंडिंग है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और कॉलेजियम फॉर्म किया गया था जिसमें सीजीआई प्लस 2 मेंबर्स थे, और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के अबाउ रखा गया। और थर्ड जजिस केस में इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई किया गया और कॉलेजियम को एक्सपांड करके 5 जजिस की एक कॉलेजियम को इंक्लूड किया गया, राइट। पहले सीजीआई प्लस 2 थे, अब सीजीआई प्लस 4 जजिस, 4 सीनियर मोस्ट जजिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसमें अगेन जुडिशरी को आगे रखा गया एग्जीक्यूटिव से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम इंडिविजुअली हर एक जजिस केस को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट फॉर दिस वी हैव डेल्ट each of the 3 judges case in brief, and see you in the next video.